आप सबका स्वागत है उत्कर्ष IAS एकेडमी में। आज हम फिर से एक नए वैकेंसी लेकर आए हैं जो महिला बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा जारी किया गया है। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेगा बिना स्किप किए। और आप नए हैं तो हमारे संस्था से जुड़ जाएं आपकी बेहतर तैयारी के लिए और इसी प्रकार का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वैकेंसी है। आज का जो भर्ती होने वाला है महिला बाल विकास विभाग रायपुर में होने वाला है, जो मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत इसका भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो आवेदन का तिथि है 4/5/2026 से शुरू हो चुका है और इसका जो अंतिम तिथि होने वाला है फॉर्म अप्लाई करने का 18/5/2026 शाम को 5 बजे तक ये आपको आवेदन आमंत्रित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कौन कौन से पद हैं। तो देखो, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत और बहुत सारे विभाग हैं, उसके छोटे छोटे और शाखाएं हैं, जिसमें से है पहला जिला बाल संरक्षण इकाई। जिला बाल संरक्षण इकाई में पद आया है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी और आउटरीच वर्कर। इसका एक पद है और इसके लिए सैलरी की बात करें तो 27,804 रुपये इनका सैलरी रखा गया है। दूसरा विभाग है बाल कल्याण समिति। इसका जो पद नाम है, इसके अंतर्गत जो पद है सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए भी पदों की संख्या 1 रखा गया है। ठीक है, और इसका जो सैलरी है 11,916 रुपये रखा गया है। जैसे और इसमें एक चीज़ है आउटरीच वर्कर का, जिसका सैलरी होने वाला है 10,592 आउटरीच वर्कर का। और बाल कल्याण समिति में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का है 11,916 रुपये रखा गया है। आगे देखते हैं शासकीय बाल गृह बालक और माना कैंप रायपुर द्वारा जो भर्ती निकाला गया है, इसका है बाल कल्याण अधिकारी और केस वर्कर। ठीक है, तो इसके लिए 23,170 रुपया आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे। और अगला है इसका पद की संख्या 1 रखा गया है। आगे है शासकीय बाल गृह बालिका माना कैंप रायपुर। इसके द्वारा जो भर्ती निकाला गया है, पद का नाम है आपका बाल कल्याण अधिकारी और केस वर्कर। फिर इसी में है परामर्शदाता, हाउस फादर और पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, इसके लिए जो पदों की संख्या है 1 है। परामर्शदाता में बाल कल्याण अधिकारी का भी एक पद रखा गया है, पैरामेडिकल स्टाफ भी एक पद है और हाउस फादर का भी एक पद रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बाल कल्याण अधिकारी के लिए सैलरी 23,170 रुपया रखा गया है। परामर्शदाता के लिए 23,170 रुपया। हाउस फादर के लिए सैलरी रखा गया है 14,564 रुपया और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रखा गया है यहाँ पे 11,916 रुपया यहाँ सैलरी रखा गया है। टोटल पद की बात करें तो टोटल पद यहाँ पे 8 रखा गया है, केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में। तो अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। जितने भी पद हमने आगे देखे हैं ऊपर, उसके शैक्षणिक योग्यता कौन कौन से हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी। ठीक है, इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB लो का जो पढ़ाई की उसमें स्नातक का डिग्री चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। और हिंदी इंग्लिश में जो आपका संचार कौशल है उसका आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसकी योग्यता रखा गया है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और 12वीं पास उत्तीर्ण होने चाहिए। साथ ही साथ आपको 8,000 की डिप्रेशन अंग्रेजी और हिंदी में आपकी गति स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा इसके लिए। और इसके साथ साथ आपका अनुभव होगा किसी शासकीय या अशासकीय संस्था में, तो आप अनुभव लगा सकते हैं। और आपका इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग का उत्तीर्ण का आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जैसे कि मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं आउटरीच वर्कर। इसकी अनिवार्य योग्यता है मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में आपका बात करने के तरीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको जितने भी आपके पास के उपभोक्ता आते हैं उसको अच्छे से आप डील कर सकें। आगे है इसमें से 1 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। आउटरीच वर्कर में अगर आपके पास हो तो बिल्कुल आप अनुभव सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बाल कल्याण अधिकारी और केस वर्कर। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातक होना चाहिए या सामाजिक विज्ञान विधि में स्नातक की आपका डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर में काम करने का आपको अनुभव होना चाहिए, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल में। साथ ही साथ अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। NGO है और वो संस्था है जो महिला उत्पीड़न है इत्यादि के शोषण वगैरह के बारे में जानकारी देता है और उसको
अच्छा सामाजिक जो सलाह देते हैं ऐसे एनजीओ में आप काम किए, आपके पास वैसा अनुभव है तो आप इसमें लगा सकते हो। आपके पास हिंदी और अंग्रेजी का अगर भाषा का ज्ञान है तो और ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं परामर्शदाता। परामर्शदाता के लिए योग्यता रखा गया है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, समाजशास्त्र है और फिर मनोविज्ञान है और काउंसलिंग में स्नातक का आपका डिग्री होना चाहिए। साथ साथ इनमें अगर डिप्लोमा भी है ये समाजशास्त्र मनोविज्ञान में तो पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस है, एक्सेल का आपके नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ अगर 2 वर्ष का अनुभव है बहुत अच्छा है और हिंदी इंग्लिश भाषाओं का संचार कौशल भी होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउस मदर। हाउस मदर के बात करें तो इसमें समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातक और सामाजिक विज्ञान में स्नातक का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था MS एक्सेल MS वर्ड का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अनुभव है 2 साल का तो आप अनुभव भी लगा सकते हैं। और अनुभव भी आपको लगाना है इसी संस्था से जुड़े हुए, जैसे NGO है और महिलाओं को हिंसा से मुक्त करने वाले कुछ सामाजिक संस्था, वही का ही आपका अनुभव यहाँ पे मान्य किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला पद है पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए NM और MPW और इसके साथ साथ नर्सिंग ट्रेनिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जो BSc नर्सिंग करते हैं, NNM करते हैं और MPW का कोर्स करते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में। और इसके साथ साथ आपका अनुभव भी होना चाहिए, शासकीय हो या प्राइवेट अर्धशासकीय हॉस्पिटल में अगर आपके पास अनुभव है 2 वर्ष का कार्य करने का तो इसको मान्य किया जाएगा। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश भाषा का आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आप लोगों को मैंने सनसनी का आहारता बता दिए हैं कि कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होने वाली है। अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स और कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पे सभी पदों के हेतु अभ्यर्थी का आयु, ठीक है, आयु के बारे में देखते हैं। आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट है जिसको आरक्षण मिलता है उसको 45 वर्ष से अधिक उनकी आयु ना हो। तो इस प्रकार आयु गणना किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के अनुसार, ठीक है। मिनिमम 21 और अधिकतम 35 और आरक्षण है रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 45 अंतिम एज लिमिट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की अंक सूची मान्य होगा। पूर्व में जो ऐसा होता था किसी का जन्म होता था तो वहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, इसीलिए 10वीं के मार्कशीट को जन्म प्रमाण पत्र का आधार माना जाएगा, इसलिए ये मान्य किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निवास प्रमाण पत्र होने पर आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे इसमें है कंडीशन है, कंडीशन नंबर 7, कोई भी उम्मीदवार जिसे विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा पूर्व किया हो तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 18 साल से पहले शादी कर लिया हो, चाहे लड़की हो, है ना, तो इस अगर वैसे शादी कर लिया हो तो वो इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं होंगे, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं इस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने पूर्व संस्था में कार्य कर रहे हैं वहां से बना के यहाँ प्रस्तुत करना होगा, जिसको NOC कहा जाता है। तभी आपका जो फॉर्म है मान्य होगा, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसमें चयन, ठीक है। अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में समान कम अंक होने की स्थिति में उम्र को वरीयता मान के उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप और आपके कोई साथी हैं उसका दोनों का बराबर अंक आ जाता है तो जिसका भी उम्र सीमा बड़ा होगा, जिसका एज आयु बड़ा होगा, उसी को वरीयता मानकर उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। आगे की श्रेणी में देखते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पे दिया गया है आवेदन के संबंध में निर्देश। तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना आवश्यक है। अगर अपूर्ण होगा, कोई भी आपका जो आवेदन भरा अपूर्ण अस्पष्ट होगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे निर्धारित जो प्रारूप दिया गया आगे जैसे बताएंगे तो उसी के अनुसार आपको प्रारूप में
पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। आगे देखते हैं, इसमें प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र पद का नाम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पद है उसके लिए आपको आवेदन करना है, सब पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और सभी जो लिफाफा है उसके ऊपर पद का नाम और उसका कैटेगरी वगैरह आपको स्पष्ट अक्षर में लिखना होगा, ताकि जब फॉर्म आप अप्लाई करें तो उसको जिसको आवक जावक वाले उसको किसी प्रकार का समस्या ना हो आपका फॉर्म को अलग करने में। इसीलिए स्पष्ट अक्षरों में आपका वहाँ पे लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए, पद का नाम अंकित होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आप डायरेक्ट आवेदन को आपको कार्यालय में जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको इसको फॉर्म को भिजवाना है, यानी सेंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, या इसमें ऑनलाइन माध्यम को कोई विकल्प नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख सत्यापन जाली गलत पाए जाने पर उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अगर आपके द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ संलग्न नहीं किया जा रहा है, अगर वो फर्जी पाया जाता है तो आपके ऊपर वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं, तो शासकीय बालिका गृह में बालिकाओं हेतु केवल महिला उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएगा। ठीक है, तो महिला उम्मीदवार को ही यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा जो शासकीय बाल गृह है उसके लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये है आवेदन का प्रारूप। ये जो भर्ती के बारे में डिटेल बताएं, इसी का आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप, यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। ठीक है, फोटो इसको अपने हस्ताक्षर से स्व प्रमाणित करना है, आधा फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ से ऐसा आपको सिग्नेचर करते हुए फोटो में भी लगाना है। और आपको पोस्ट जो लिफाफा है उसमें ये वाला जानकारी भरना है, प्रति में ये चीज़ आपको लिखना है, प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला रायपुर छत्तीसगढ़, ये आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद आवेदित पद का नाम को स्पष्ट अक्षर में लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश का कैपिटल लेटर में, पिता पति का नाम लिखना है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, जन्म तिथि अंकों में लिखना है, तथा आपकी आयु की जो गणना होगा 1/1/2026। आयु के गणना के बाद अगला देखते हैं, आयु गणना के पश्चात है आपका जाति। जाति भी देख सकते हो, जो भी आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट को यहाँ पे आपको अंकित करना है। साथ ही साथ शासकीय जो सेवारत है उनको यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है, विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देना है। अब आगे आते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, यहाँ पे जितना कॉलम दिया गया है वहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता भरना है, 10वीं 12वीं स्नातक है, अनुभव है 30 में पूरा आपको फिलअप करना है। ठीक है, जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता है उसको यहाँ पे आपको फिल करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो अगला पेज है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, योग्यता का विवरण जो अन्य योग्यता होगा, अनुभव प्रमाण पत्र अगर किसी संस्था में आप काम किए होंगे, ठीक है, उसका आपको अनुभव पत्र यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना है, तो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है और सामने में जो खाली स्थान है वहीं पे आपको भरना है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसके साथ साथ है आपका यहाँ पे सक्षम अधिकारी उस पर जाति प्रमाण पत्र है, 12वीं का अंक सूची है, स्नातक अंक सूची है, स्नातकोत्तर है ना, किसी प्रकार का आपने कंप्यूटर वगैरह किया है, व्यावसायिक प्रमाण पत्र वे भी लगाना है, और अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके विवरण का वो खाली स्थान दिया गया है, इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र आप सबमिट कर रहे हैं वहाँ उसका आपको अंकित करना है। आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, आवेदक का नाम यहाँ पे रहेगा, और घोषणा पत्र राष्ट्र में करना है कि ये जितना भी जानकारी आपके द्वारा भरा गया है वो घोषणा पत्र आप करेंगे उसमें वो सही पाया गया है, ऐसा आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है लास्ट में। अगर आप इस यहाँ पे अगर कोई प्रमाण पत्र जमा के हैं फर्जी पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, इसमें भी आपको हस्ताक्षर करना है। देखिए विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, है ना, ये आपके द्वारा सेल्फ द्वारा एफिडेविट है। यहाँ पे स्थान के बारे में आपको जानकारी देना है और दिनांक लिखना है, जिस डेट में आपको पोस्ट करना है उसका दिनांक। ठीक है, तो ये आज का जानकारी था आज का भर्ती का, और उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा, और आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वीडियो में दे दिया गया है। किसी प्रकार का क्वेरी है तो नोटिफिकेशन यानी टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।